नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। लूसेंट के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को फिर से एक बार हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले गुप्त काल तक हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे हम देखने वाले हैं गुप्तोत्तर काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक में टोटल 55 प्रश्न है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सभी प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए राजवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी पुष्यभूति वर्धन या फिर डी नरवर्धन। सही आंसर हो जाएगा सी पुष्यभूति वर्धन। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सी पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, तो सूची 1 में है वर्धन वंश, ठीक, वर्धन, मौखरी, वकाटक और मैत्रक। तो एक वर्धन का हो जाएगा थानेश्वर, इसकी राजधानी, ठीक। मौखरी की राजधानी हो जाएगा कन्नौज और वकाटक का राजधानी हो जाएगा पुरी का, तथा मैत्रक का राजधानी हो जाएगा वल्लभी। इस प्रकार कूट ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 3, सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ राजवंश दिया है और दूसरी तरफ संस्थापक दिया है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। तो पहला है वर्धन वंश। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति वंश, यानी कि एक का 4 हो जाएगा। दूसरा है मौखरी। मौखरी वंश की स्थापना जो था वो ईशान वर्मा ने किया था, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। तीसरा है वकाटक। वकाटक की स्थापना जो था वो बिंध्य शक्ति ने किया था, तो सी का भी 3 होगा। और जाहिर सी बात है मैत्रक का हो जाएगा चौथा का डी का 1, यानी कि भटार का, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कूट बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 4, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन है ए बंगाल को, बी कन्नौज को, सी वैजंती या वनवासी को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी वैजंती। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था और उसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? वैजंती या वनवासी को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंबिसार और हर्षवर्धन। सही आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 6, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि या फिर डी व्यास। सही आंसर हो जाएगा बी बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ऑप्शन है ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज या फिर डी वेन सांग। सही आंसर हो जाएगा डी वेन सांग। वेन सांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है ए महेंद्र वर्मन, बी नरसिंह वर्मन, सी परमेश्वर वर्मन या फिर डी परांतक प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त या फिर डी हर्षवर्धन। सही आंसर हो जाएगा इसका डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन है ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन या फिर डी कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज दरबारी यानी कि दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है ए एहोल अभिलेख, बी बंसखेरा लेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख या फिर डी वेन सांग का वर्णन। सही आंसर हो जाएगा इसका एहोल अभिलेख। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई हुआ, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट, प्रतापशील, हुन, हरिन, केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थीं? ऑप्शन है ए नरवर्धन,
बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्य वर्धन या फिर डी राज्यवर्धन। सही आंसर इसका हो जाएगा बी प्रभाकर वर्धन की उपाधियां थी प्रतापशील, हून हरिणकेसरी या फिर महाराजा धीराज। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 13। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज या फिर डी राजगृह। सही आंसर हो जाएगा सी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी कन्नौज। नेक्स्ट, सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन है ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन या फिर डी राजवर्धन। सही आंसर हो जाएगा इसका बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 15। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक या फिर डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। नेक्स्ट, किस गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन है ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन या फिर डी शक। सही आंसर हो जाएगा सी हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने बड़े भाग का पुनर्गठन किया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन है ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी भास्कर वर्मा। सही आंसर हो जाएगा इसका ए शशांक। बंगाल का वह कौन सा शासक था जो कि हर्षवर्धन का समकालीन था? शशांक। तो सही आंसर हो जाएगा ए शशांक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 18। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन है ए महानदी, बी ताप्ती, सी नर्मदा या फिर डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नर्मदा। जब हर्षवर्धन पूरा उत्तर भारत को जीत लिया और दक्षिण भारत की तरफ अपना कदम रखना शुरू ही किया था, तो तभी नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने उसको पराजित कर दिया। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 19। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज या फिर डी थानेश्वर। सही आंसर हो जाएगा सी कन्नौज। हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन है ए फिरदौसी, बी बाणभट्ट, सी ब्राह्महीर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका बी बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन है ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी या फिर डी पेशावर। सही आंसर हो जाएगा इसका बी प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ करता था? तो प्रयाग में करता था। नेक्स्ट देखा जाए प्रश्न संख्या 22। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है वर्तमान में? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार। सही आंसर हो जाएगा इसका बी हरियाणा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला 23 नंबर प्रश्न। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन है ए शक शासक रुद्रदमन से, बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से, सी वकाटक नरेश विंध्य शक्ति से या फिर डी मैत्रक नरेश भटारक से। सही आंसर इसका हो जाएगा बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? ऑप्शन है ए मालवा नरेश देवगुप्त, बी गौड़ नरेश शशांक, सी मैत्रक नरेश भटारक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 24 सही आंसर हो जाएगा इसका बी गौड़ नरेश शशांक ने किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? शशांक। नेक्स्ट देखते हैं
प्रश्न संख्या 25, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन है ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, या फिर डी पूर्वी भारत पर विजय के उपलक्ष्य में। सही आंसर इसका हो जाएगा ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने एक हर्ष संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया है? यानी कि जो वर्धन वंश की राजधानी पहले थानेश्वर थी उसको कन्नौज कौन लेके गया? ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी राज्यवर्धन, या फिर डी राज्यवर्धन द्वितीय। सही आंसर इसका हो जाएगा ए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ही अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर गया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, या फिर डी पंजाब। सही आंसर हो जाएगा इसका ए उत्तर प्रदेश। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 28, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, या फिर डी कांची। सही आंसर हो जाएगा इसका बी मथुरा। वेनसांग जब भारत की यात्रा पर था उस समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। तो आंसर हो जाएगा बी। कवि वानभट्ट निवासी था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी थानेश्वर का। वानभट्ट कहाँ का निवासी था? तो सही आंसर हो जाएगा थानेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 30 से, नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन है ए वानभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति, या फिर डी भास। सही आंसर हो जाएगा इसका बी हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए कन्नौज एवं प्रयाग में, बी प्रयाग एवं थानेश्वर में, सी थानेश्वर एवं वल्लभी में, या फिर डी वल्लभी एवं प्रयाग में। सही आंसर हो जाएगा ए कन्नौज और प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने जो 2 धार्मिक महासम्मेलन किया था वो कहाँ कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में। अगला प्रश्न संख्या 32, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? ऑप्शन है ए वानभट्ट, बी विशाख दत्त, सी वात्स्यायन, या फिर डी हर्षवर्धन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नागनंद के रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन थे। तो बाकी सबके भी रत्नावली और प्रियदर्शिका के भी नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन ही थे। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33 से, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन है ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन, या फिर डी शशांक। सही आंसर हो जाएगा सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। आज भी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 34, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, या फिर सी यू की रचना। सही आंसर हो जाएगा इसका डी सी यू की रचना के चलते आज भी हम वेनसांग को याद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या, क्योंकि सी यू की जो है ये वेनसांग की रचना है जिसमें भारत में जितने दिन रहा तो भारत के बारे में उसने इस पुस्तक में लिखा। इसी कारण से हम वेनसांग को याद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ऑप्शन है ए वातापी, बी कल्याणी, सी वेंगी, या फिर डी तंजौर। सही आंसर हो जाएगा ए वादामी या वातापी का शासक था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि एकमात्र व्यक्ति थे जिसने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ऑप्शन है ए ध्रुवसेन द्वितीय, बी शशांक, सी देवगुप्त, या फिर डी ग्रह वर्मा। सही आंसर हो जाएगा ए ध्रुवसेन द्वितीय, ठीक, जिससे अपने पुत्री का इसने विवाह किया हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट,
641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? ऑप्शन है ए राजवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन या फिर डी हर्षवर्धन। सही आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 38। कह रहा है हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? ऑप्शन है ए वांग वेन सो, बी वेन सांग, सी इत्सिंग या फिर डी फाहियान। सही आंसर हो जाएगा इसका ए वांग वेन से, वांग वेन से। ठीक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 39। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन है ए फाहियान, बी वेनसांग, सी इत्सिंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी वेनसांग। वेनसांग को ही वर्तमान शाक्य मुनि या फिर यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन है ए 12 साल, बी 13, सी 14 या फिर डी 20। सही आंसर इसका हो जाएगा सी 14 साल। वेनसांग भारत में लगभग 14 साल तक रहा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 41। वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ऑप्शन है यानी कि वेनसांग के सम्मान में तथा महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने एक महासभा आयोजित किया था 643 ईस्वी में, जिसके चलते इसके अपने ही लोग इसे खफा भी हुए थे। तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी प्रयाग या फिर डी उज्जैन। सही आंसर हो जाएगा ए कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी ए गलती बोल दिया हूँ, ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा सी हर्षवर्धन। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो हर्षवर्धन को जाता है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 43। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? तो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, रिपीटेड है। पुलकेशिन द्वितीय यानी कि 43 का बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी हर्षवर्धन। जाहिर सी बात है हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सही आंसर है क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ रचना दिया है और दूसरी तरफ रचनाकार दिया है। तो चलिए एक एक करके मिलाते हैं। सबसे पहला है हर्षचरित तथा कादम्बरी। तो हर्षचरित तथा कादम्बरी कौन लिखा था? तो बाण भट्ट लिखा था। तो यानी कि 1 का हो जाएगा 4। दूसरा है नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा भक्ति शतक। ये तीनों शतक कौन लिखा था? तो भर्तृहरि। तो यानी कि बी का तो 2 हो जाएगा, ये सामने सामने मिल जा रहा है। तीसरा सूर्य शतक कौन लिखा था? तो सूर्य शतक मयूर के द्वारा लिखा गया था। तो इसका 3 यानी कि सामने सामने मिल जाएगा। और बच गया चौथा प्रियदर्शिका तथा रत्नावली तथा नागानंद। हमने देखा कि ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित था। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा कूट ए सही हो जाएगा। 1 का 4, बी का 2, 3 का सी का 3 और डी का 1। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 46 से। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? यानी कौन इनसे संबंधित नहीं था? ऑप्शन है ए बाण भट्ट, बी कालिदास, सी भर्तृहरि या फिर डी मयूर। सही आंसर इसका हो जाएगा बी कालिदास। कालिदास का इनके दरबार से कोई संबंध नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं कथन और कारण दिया है। देखते हैं कथन कहा है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण कह रहा है हर्षवर्धन ने गुप्त शासक प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो
ये हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, बिल्कुल सही है। और क्योंकि जो गुप्त शासन प्रणाली था उसी में थोड़ा बहुत संशोधन कर उसी को कंटिन्यू रखा, इसलिए ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 48। कौन सही सुमेलित है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन है ए अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, बी सिहनाद महासेनापति, डी कुंतल सेनापति। यानी कि हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री को अवंती कहा जाता था, महासेनापति को सिहनाद कहा जाता था, सेनापति जो कि अश्व सेना का अध्यक्ष था उसको कुंतल कहा जाता था। तो तीनों के तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? ये कथन किसका है? ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी वेनसांग या फिर डी इत्सिंग। जाहिर सी बात है वर्धन वंश पढ़ रहे हैं तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेनसांग हो जाएगा। 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 50 देखते हैं। अग्रहार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ए कह रहा है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि, बी धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भुवन दान, सी सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भुवन दान, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 51। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? ऑप्शन है ए खेत की जुताई में, बी खेत की सिंचाई के लिए, सी समय मापने के लिए, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका बी खेत की सिंचाई के लिए। ये आज के ना आज से लगभग 15-20 साल पहले भी इसका प्रयोग होता था, मतलब मैंने तो सुना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी खेत की सिंचाई के लिए तुला यंत्र का। घटी तो नहीं लेकिन तुला यंत्र दोनों सुना हूँ, घटी और तुला दोनों सुना हूँ। ठीक, तो इसका प्रयोग होता है खेत की सिंचाई के लिए। उम्मीद है कि आप ज़्यादा अगर नए नहीं होंगे तो सुने होंगे, अगर मेरे तरह से होंगे 50 साल पुराने तो सुने होंगे इन सबको। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52। दक्षिण भारत के संबंध में एरीपति का अर्थ क्या था? ऑप्शन है ए जलाशय की भूमि, बी चारागाह की भूमि, सी जंगल की भूमि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका ए जलाशय की भूमि। दक्षिण भारत में जलाशय की भूमि को क्या कहा जाता था? तो एरीपति कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी, यानी कि टैक्स कितना लिया जाता था भूमि पर? ऑप्शन है ए 1/10 से 1/16, बी 1/6 से 1/10, सी 1/4 से 1/6, या फिर डी 1/3 से 1/4। सही आंसर हो जाएगा इसका 1/6 से 1/10 होता था भू राजस्व। आखिरी दो क्वेश्चन बच गया, 54 और 55 देख लेते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर इसका हो जाएगा कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न। CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन है एक देख लेते हैं। ऑप्शन है ए फाहियान, बी अलबरूनी, सी मेगास्थनीज, या फिर डी वेनसांग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमने पहले ही देख लिया था कि CU की किसकी रचना है, तो वेनसांग की। सही आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ओवरऑल हमारा ये प्रश्न समाप्त हुए जो कि गुप्तोत्तर काल के थे। और इसके बाद हम लोग प्राचीन भारत का विविध जो है उसको करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो कि किस प्रकार का कौन सा क्वेश्चन कराएं तो आप ज़रूर सुझाव दीजिए, मैं उस पर अमल करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। इस सीरीज को मैंने बंद कर दिया था लेकिन फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए देखते हैं कैसा रिव्यू होता है, कैसा रिस्पॉन्स होता है आप लोगों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग अंत तक जुड़े रहें।